संविधान को मानते हुए एक ही बाबा जो असली बाबा है इस देश में, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। उनको मान लोगे उस दिन तुम्हारा भला हो जाएगा। ये बात मैं कहने के लिए आया हूं। और पिछड़े वर्ग के लोग आज भी गुरु, महाराज, आबा, बाबा, ढाबा, डाबा, इन्हीं के चक्कर में फंसे रहोगे। बंद करो ये सब। कब सोचोगे, कब सुधरोगे? यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, लोधी, किरार, धाकर, मल्लाह, केवट, सैन, साहू, जरा सोच के तो देखो मेरे भाइयों। ओबीसी आरक्षण तो मिल ही नहीं रहा, आपको भिखारी बना रखा है। रोज मांगते रहो, रोज संगठन के लोग आंदोलन करते रहे। पहले ओबीसी महासभा कर रही थी, कल से गुर्जर संघर्ष समिति कर रही थी, कर रहे हैं हमारे ओबीसी के लोग, वो तो दे ही नहीं रहे। लेकिन उसके अलावा भी क्या कर रहे हैं आपके साथ? अगर आपके शैक्षणिक संस्थानों के अंदर थोड़े से भी नियम ऐसे लागू कर दिए गए तो सबके पेट में दर्द, सबके चेहरे सामने आ गए, असली चेहरे, जयवर्धन जैसे लोगों के भी। ध्यान रखो जयवर्धन सिंह, अभी तक नहीं आ रहा था, अब आऊंगा आपकी विधानसभा में भी और जगाऊंगा वहां पे धाकरों को भी, किरार समाज को भी, यादव को, अहीर को, गुर्जर को, दांगी को, रावत को, कुर्मी को, कुशवा को, पाल को, केवट को। बताऊंगा उनको कि देखो अगर आपके हित में कुछ निर्णय हो गया तो जयवर्धन के भी पेट में दर्द हो रहा है, दिग्विजय सिंह जी के बेटे के। इसके लिए आपने वोट दिया इन लोगों को। देते रहो वोट, खाते रहो जूते। पीड़ा होती है, कष्ट होता हूं, पिछड़े वर्ग में जन्मा हूं, बहुजन समाज में जन्मा हूं, मानवर कांसीराम साहब का फॉलोवर हूं, बाबा साहब को सब कुछ मानता हूं अपने जीवन में, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथी हूं। इस नाते कष्ट होता है, पीड़ा होती है। भाई विनय रतन जी हो, भाटी जी हो, सब साथी हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे भी हमारे हक हमारे भाई बहनों को मिल जाए, और मिलेंगे जरूर। ओबीसी आरक्षण मिलना नहीं है, यूजीसी में जरा सा दे दिया तो कष्ट पीड़ा चालू हो गई। भाइयों जरा सोचो तो मेरे भाइयों, एससी के भाई जग गए, एसटी के भाई भी जागने की ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ओबीसी के भाइयों, आपकी जगावट में अगर कोई रुकावट है तो आपकी जगावट में एक ही रुकावट है, और उस रुकावट का नाम है आडंबर, पाखंड। ये आबा, बाबा, डावा, ये है रुकावट। और जिस दिन इनको छोड़ के संविधान को मानते हुए एक ही बाबा जो असली बाबा है इस देश में, वो है बाबा साहब अम्बेडकर, उनको मान लोगे उस दिन तुम्हारा भला हो जाएगा। ये बात मैं कहने के लिए आया हूं। एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के हिंदू सम्राट है। लेकिन मोदी जी, जब ये यूजीसी के बिलों में परिवर्तन हो गया तो आपके पोस्टर पे जूते मारे गए, जूते, ना सिर्फ जूते मारे गए, उन्हीं मनुवादियों के द्वारा, उन्हीं हिंदूवादियों के द्वारा, उन्हीं अनारक्षित वर्ग के द्वारा तेली कहा गया, तेली, जातिगत गालियां दी गई, जातिगत गालियां दी गई। वैसे आप मोदी जी हो, लेकिन अगर यूजीसी बिल में परिवर्तन हो गया ओबीसी के हित में तो आपको तेली बनाने में आधा मिनट नहीं लगा उनको। और गंभीर बात करना है, आज एक मैं मांग करता हूं, मैं दामोदर यादव मंडल, मैं जो दामोदर मंडल कहलाना पसंद करता हूं, लेकिन मेरी जाति यादव है, और यादव के लिए कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उन्हीं किताबों के अनुसार जिनको आप और हम ग्रंथ मानते हैं, और जिनको पढ़ने का ठेका एक जाति विशेष के लोगों ने ले रखा है, तो फिर हम हिंदू भी हुए। मेरे सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है कि मैं हिंदू हूं, और मैंने मेरे पुरखों से, मेरे पूर्वजों से सीखा है कि हिंदू क्या होता है। मैंने तो मानवता सीखी थी कि मानवता की सोच जिसमें हो, दया, करुणा, क्षमा की भावना जिसके अंदर हो, वो सबसे बड़ा हिंदू। जरूरतमंद की मदद कर सके, प्रेम भाव सिखा सके, वो सबसे बड़ा हिंदू। जिसका हृदय व्यापक हो, जिसकी सोच बहुत विराट हो, वो हिंदू। तो अगर वो हिंदू है तो मुझे हिंदू होने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी एक मांग है, समानता के भाव के बिना कोई धर्म पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दामोदर मंडल की मांग है कि एज ए हिंदू दामोदर यादव ये मांग कर रहा है, अम्बेडकरवादी हिंदू होने के नाते दामोदर यादव मंडल ये मांग कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे, बहुमत में है, केंद्र में सरकार है, लगातार तीसरी बार बनी है, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, नियम कानून बनाइए, बिल लाना हो तो बिल लेके आइए,
मैं नहीं छोड़ना चाहता हिंदू धर्म, ना हमारे साथी, ना लाखों हमारे फॉलोवर छोड़ना चाहते हैं, ना मजबूर करिए, पर बिना हक अधिकार लिए तो चुप नहीं बैठ सकते। तो पहला हक अधिकार हिंदू धर्म के ही नाते ये है, और पहली मांग ये है कि जो 4 शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म में, शंकराचार्य का ओहदा सबसे बड़ा होता है। तो शंकराचार्य का ओहदा हिंदू धर्म में अगर सबसे बड़ा है तो क्या एक ही जाति के चारों शंकराचार्य बनेंगे? क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? इस देश के अंदर 50% से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की है। सबसे पहले एक शंकराचार्य पिछड़ा वर्ग का बनाइए। इस देश के अंदर आदिवासी भाइयों की और एससी के भाइयों की आबादी कितनी है, और जो एक जाति के बन के बैठे हैं उनकी आबादी कितनी है? 4 में से 3 शंकराचार्य एससी एसटी ओबीसी के बना दीजिए। 4 में से 3 बना दीजिए। 4 वर्ग हैं, चारों वर्ग का एक एक बना दीजिए। और अगर आपने 4 शंकराचार्य में से 3 एससी एसटी और ओबीसी का एक एक नहीं बनाया तो हम यही मानेंगे कि ये धर्म एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस धर्म के नाम से, अंधविश्वास के नाम से हम सारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे एससी वर्ग के भाइयों, मेरे एसटी वर्ग के भाई बहनों, जरा सोचो, तुम में से कोई इतना बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, तुम में से कोई धार्मिक नहीं हो सकता, क्या तुम में से किसी को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके इसे लायक नहीं बन सकता? या कोई है नहीं? अभी लाखों निकलेंगे, लाखों, जिनको कोई भी धार्मिक बड़ा पद दिया जा सकता था, धार्मिक रूप से जिनको बड़ा माना जाता है, जैसे कि शंकराचार्य। इस 150 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी वर्ग की संख्या 125 करोड़, और 125 करोड़ में से क्या 3 लोग भी नहीं मिलेंगे जिनको शंकराचार्य बना दिया जाए? और अगर नहीं बनाया जाता तो एक जाति का राज्य, साम्राज्य सारी जातियों पर स्थापित कैसे हो सके? अगर इस उद्देश्य से किया जा रहा है तो क्षमा करें, फिर हम मानने के लिए तैयार नहीं है। या तो इस धर्म को, इस धर्म के ठेकेदारों को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सुधारना जानते हैं और सुधार देंगे। जरा सोचो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर चल क्या रहा है राजनीति में? किनकी सरकारें हैं? कहते हैं आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग के लोगों, फिर भी आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, फिर भी आप अपने हक अधिकार मांगते रहते हो। अरे मेरे भाइयों, मैं ही पूछ रहा हूं, अगर मेरा प्रधानमंत्री है मेरे वर्ग का, और मेरे वर्ग का मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनुवादी लोगों की सरकार है, हिंदूवादी लोगों की सरकार है, नागपुर से चलने वाले एक संगठन की सरकार है, तो जरा ये बताओ कि हैसियत क्या है हमारे लोगों की? मध्य प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बन गए पिछले 22 साल में। मेरी दीदी, मेरी बड़ी बहन, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उमा भारती जी, लोधी समाज से, 6 महीने में छीन लिया उनसे, जबकि सरकार उन्होंने बनाई। इस मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार किसी ने बनाई तो मेरी बड़ी बहन, मैं जिनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो पिछड़ों के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण के हित में अच्छी सोच रखती हैं, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही होंगी, वो अलग मुद्दा है आज की तारीख में, इसलिए उनका सम्मान करता हूं। मेरी बहन ने सरकार दिग्विजय सिंह की हटा के बनाई थी भाजपा की, लेकिन कितने दिन रहने दिया? 6 महीने भी नहीं झेल पाई है भाजपा उनको। फिर पिछड़े की तोड़ में दूसरा पिछड़ा लाने का काम किया। बाबूलाल गौर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन न बहन उमा भारती जी आरक्षण को 14 से बढ़ा के 27 कर पाई, 52 तो छोड़िए, न आदरणीय गौर साहब कर पाए, यादव जाति के, एक लोधी जाति की थी, वो ये यादव जाति के थे, उनके बाद आए शिवराज सिंह जी, मामा धाकर किरार समाज के, वो भी नहीं कर पाए। फिर आ गए मोहन यादव जी, फिर से यादव जी आ गए, वो भी नहीं कर पाए। पिछड़े वर्ग के 4 मुख्यमंत्री। और जरा सोचो मेरे भाइयों, जब शिवराज सिंह ने कहा कोई माई का लाल आरक्षण को नहीं छू सकता, तो कैसी गालियां इसी राजधानी में दी गई थी एक छोटे भैया किसी संगठन के द्वारा, कैसी गालियां मां बहन की, जो मैं बोल भी नहीं सकता और आप सुन भी नहीं सकते। खून खोल रहा था सुन के हमारे पिछड़े वर्ग के भाई को जब ऐसी गालियां दी गई थी, कैसी गालियां दी गई थी। उसके पहले शिवराज सिंह बहुत अच्छे थे, बहुत राष्ट्र भक्त थे, बहुत सनातनी थे,
लेकिन जैसे ही आरक्षण की वकालत शिवराज सिंह ने कर दी तो शिवराज सिंह को मां बहन की गालियां दी गई राजधानी में खड़े होकर पिछड़े वर्ग के लोगों। तब नहीं जागे आप। उसके बाद मोहन यादव ने कह दिया कि डंके की चोट पे आरक्षण देके रहेंगे। तो ये भगवाधारियों ने क्या क्या नहीं कहा उस आदमी को, कैसे कैसे फोटो बना के नहीं चलाया सोशल मीडिया पे, क्या नहीं कहा, किस तरह से अपमानित नहीं किया, कैसी गालियां नहीं दी गई। तो पहले एक धाकर किरार को गाली दी गई जबकि वो मुख्यमंत्री था, फिर एक यादव को गालियां दी गई जबकि वो मुख्यमंत्री है, और एक के खिलाफ भी कार्रवाई मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो आदमी नहीं कर पाए। चलिए छोड़िए उन दोनों को। इस देश के हिंदू सम्राट आदरणीय मोदी जी को तेली बना दिया। वैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश के सर्वोच्च पद पे हैं, सबसे ताकतवर माने जाते हैं, उसके बावजूद ऐसा जातिगत अपमान। फिर भी पिछड़े वर्ग के लोगों तुम्हें समझ में नहीं आया। मोहन यादव को भैंस पे बिठाल के अहीर, ये तुम्हारी जाति है, ये तेरी औकात है, ये लिखा गया, फिर भी आपको समझ नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान साहब को चौहान हटा के किरार, और किरार की क्या औकात होती वो लिखा गया, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, अगर तुम जाग जाओगे तो इस देश में परिवर्तन आ जाएगा, और जागना पड़ेगा। यादव को, गुर्जर को, दांगी को, रावत को, कुर्मी को, लोधी को, केवट को, साहू को, मल्लाह को, सैन को, जितनी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, रायकबाड़ को, सबको जागना पड़ेगा। और राजनीतिक जागृति, राजनीतिक ज्ञान लेके आइए। वो नहीं लाओगे तब तक तुम्हारा हमारा सबका शोषण होता रहेगा। मेरे भाइयों, पाल कुशवाहा, आप भी सोच लो, एक गुर्जर को सिर्फ वो कहीं खड़ा होके, वो गुर्जर समाज के एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, और वो अगर कहीं पे प्राकृतिक उनको नेचुरल अगर पेशाब आ गई, वहां चले गए, तो एक बड़ी समाज के व्यक्ति ने, एक मंत्री के खास रिश्तेदार ने, समधी ने उनको मार दिया, गोली से मार के हत्या कर दी। एक यादव अगर 1.5 फुट की चोटी रखा के घूम रहा है, और अगर झगड़ा हो गया तो उसकी चोटी उखाड़ी गई, ये कह के कि तू यादव होके चोटी रखने का हक कैसे रखता है। एक कुशवाहा ने अगर एक शराबी के खिलाफ कोई कमेंट डाल दिया, एक शराब बेचने वाले के खिलाफ, चूंकि वो उच्च जाति का था, मनुवादी जाति का था, तो उसने मंदिर में पंचायत बुलाई, अपने पैर धुलवाए, और उस कुशवाहा के बच्चे को पिलाने के बताया कि तुम काची हो। यादव को बताया तुम अहीर हो, तुम्हारी ये हैसियत है। गुर्जर को दिखाया तुम गुजर हो, ये हैसियत है। पाल को दिखाया तुम गडरिया हो। लोधी को बोला कि लोधी हो, तुम्हारी हैसियत नहीं। कुर्मी को दिखाया कि कथा तुम नहीं पढ़ सकते, लोधी कथा नहीं पढ़ सकता, यादव कथा नहीं पढ़ सकता। फिर भी पिछड़े वर्ग के लोगों जाग नहीं रहे हो। कब जागोगे? जाग जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं ये 27% की भीख? एक तारीख तय करके बताने वाला हूं मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आज नहीं 1.5 महीने बाद की। मेला लगाएंगे इस भोपाल में अनिश्चितकालीन समय के लिए। मोहन यादव जी, आप सुन लीजिए, या तो पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था अपनी सरकार में बनवा दीजिए, नहीं तो सोच लीजिए 2 महीने के अंदर ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर कि या तो आपको ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण देना पड़ेगा, मतलब कम से कम 52%, 52%, उससे नीचे कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाखों लोग आएंगे, लाखों लोगों को लेके आएंगे। जिंदा कौमें है, जिंदा, मुर्दा नहीं है, गुलाम नहीं है, मनुवादी नहीं है, अंबेडकरवादी है, संविधानवादी है, और संविधानवादी हक लेके रहेंगे। तो ये यूजीसी के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं वो नियमों के साथ हम खड़े हैं। और स्पष्ट तौर पर मैं आज मांग करता हूं, अपील करता हूं मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जरा समझो है क्या यूजीसी बिल। अपने बच्चों से समझ लो, गूगल कर लो, देख लो क्या संशोधन हुए, आपके ही बच्चों के हित में हुए। फिर भी घर पे बैठे रहोगे और 3% लोग सड़कों पे उतर के सरकारों को दबा लेंगे, कोर्ट से निर्णय करवा लेंगे। मैं जानता हूं कि आजकल न्यायपालिका जो हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र होता है, एक आखिरी उम्मीद होती है, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश सरकारों के द्वारा हो रही है, प्रभावित करने की कोशिश सरकारों के द्वारा हो रही। और ये बड़ी चिंता की बात है। अगर ये हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया देश के अंदर, समझ लो फिर संविधान बचा ही नहीं। तो वो हमें बचाना है और हमें अपनी ताकत दिखाना है सड़कों पे उतर के। मैं अपील करूंगा दामोदर मंडल पिछड़ा वर्ग का होने के नाते, बहुजन मूवमेंट का होने के नाते, मानवर कांसीराम साहब का और बाबा साहब का फॉलोवर होने के नाते, भाई चंद्रशेखर आजाद जी और सब साथियों का साथी होने के नाते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी अपील करता हूं, इस मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों, सड़कों पर उतरो। यूजीसी बिल के समर्थन में, यूजीसी बिल में
यूजीसी के अंदर हुए परिवर्तन, कुछ नियम, उनके बाद लगा दी कोर्ट ने रोक या स्टे कर दिया, उसके विरोध में प्रदर्शन आंदोलन करो। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 3% लोग जिनकी संख्या कुछ नहीं है वो दबाव बना सकते हैं आंदोलन करके। तो इस मध्य प्रदेश के अंदर जहां 7 करोड़ में से 5.5 करोड़ लोग पिछड़ा वर्ग के रहते हैं या 5 करोड़ रहते हैं, तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी? हमें उतरना चाहिए सड़कों पर और आंदोलन करना चाहिए। ये आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक तरीके से करो। कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, लेकिन सड़कों पे उतरो। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में रैलियां जुलूस निकाल के और ज्ञापन देने का काम करो। और वो ज्ञापन राज्यपाल के नाम और राष्ट्रपति के नाम होना चाहिए। इन सरकारों से, गूंगी बहरी सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। रही ओबीसी आरक्षण की, तो मैंने कर दिया वादा, दिलाएंगे, लेके रहेंगे। देखते हैं कौन रोकता है, किसकी हिम्मत है, किसकी हैसियत है, किसकी औकात है, वो रोक के देख लेंगे संख्या के अनुपात में। मानवर कांसी राम साहब का नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और पिछड़ा वर्ग हिस्सेदारी लेके रहेगा। आपका भाई दामोदर भी लड़ेगा, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद भी लड़ेंगे, और हमारे मध्य प्रदेश की टीम के सब साथी, आदरणीय विनोद अम्बेडकर जी, आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी, आदरणीय सुनील बैरसिया जी, आदरणीय सुनील अस्ते जी, आदरणीय अनिल गुर्जर जी, और जितने भी पूरे प्रदेश की हमारी टीम है, सब साथी पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़के ओबीसी को भी न्याय दिलाएंगे। यूजीसी के नियम में जो परिवर्तन किए गए थे और स्टे आया, उसके विरोध में भी जोरदार आंदोलन करके उन नियमों को जारी रखवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों, धार्मिक आधार पे भी आरक्षण देना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों के अंदर शंकराचार्य भी बनाओ, 4 में से 3 शंकराचार्य बनाओ। अगर हमको हिंदू मानते हो तो हम कृष्ण वंशज है ना आपके हिसाब से, तो क्या कोई एक यादव इस लायक नहीं है कृष्ण का वंशज जिसको शंकराचार्य बना दो? किसी गुर्जर को नहीं बना सकते, किसी लोधी दांगी रावत कुर्मी को भी नहीं बना सकते, कुशवा पाल के भट्ट साहू किसी को नहीं बना सकते। किसका इतिहास नहीं है? सबके इतिहास हैं वीरता के, सबके इतिहास हैं राष्ट्र प्रेम के, शहादत के, देश को बचाने के। अगर सेना में भी लोग भर्ती होते तो हमारे किसानों के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इस देश की सीमा पर रक्षा करते हैं तो इस देश के अंदर राज भी हमारा होगा। वोट हमारा, राज हमारा, और देश की रक्षा हम करते हैं तो राज भी हमारा होगा, बहुजनों का होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये सब बातें करने के लिए आपके बीच में आया था। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया है पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। हर हाल में उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। कोई संशोधन की बात नहीं। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो समाप्त करो तत्काल प्रभाव से। सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। और देखिए, ईडब्ल्यूएस का नियम आया, नो कोई कोर्ट से कोई स्टे नहीं, किसी कोर्ट से कोई स्टे नहीं, ना नीचे के कोर्ट से, ना बीच वाले कोर्ट से, ना ऊपर वाले कोर्ट से, कहीं से भाई कोई स्टे नहीं, कोई चूफटाक नहीं, किसी राजनीतिक दल के द्वारा कोई चूफटाक नहीं। तत्काल ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया। एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ही संविधान के खिलाफ है, इसलिए वापस होना चाहिए। दूसरा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक आधार पर देने के साथ साथ सिर्फ गरीब क्या अनारक्षित वर्ग में ही है। अगर आर्थिक आधार पर देना था तो सबके लिए दिया जाना चाहिए था। वैसे तो आर्थिक आधार पर देना ही संविधान के खिलाफ है। इसलिए ये मुहिम में मेरे साथियों चलाना कि ईडब्ल्यूएस की वापसी हो, यूजीसी के नियम लागू रहे, ईडब्ल्यूएस के जो रिजर्वेशन है उसकी वापसी की जाए। ओबीसी को ही नहीं, संख्या के अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी सबको बराबरी से आरक्षण मिले। और प्राइवेट सेक्टर में और प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिले और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिले। ये भी बेहद जरूरी है मेरे साथियों। इसके लिए भी हम मूवमेंट चलाएंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इन सब बातों के लिए वचनबद्ध है, संकल्पित है। ये सब हम करने वाले। एक गंभीर विषय है बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब जिनने ये जुबान दी है जिससे मैं बोल रहा हूं। मेरे माँ बाप ने ये शरीर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप को भी अगर हक अधिकार किसी ने दिया
तो वो एक ही देवता है, एक ही भगवान है, एक ही पूजनीय व्यक्ति है। उनका नाम है आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब। इसलिए बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पर NSA की कार्रवाई हो, ये आजाद समाज पार्टी और विशेष तौर पर भीम आर्मी ने यह आंदोलन किया था, इसको जारी रखा हुआ है। फिर हम इसको दोहरा रहे हैं कि सरकारें भला चाहती हैं तो सरकारों को तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को ढूंढ के उन पर NSA की कार्रवाई करना चाहिए जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जातिगत अपमान कर रहे हैं, उनका पोस्टर जला रहे हैं, लातों तरह उनको खूंदने का काम कर रहे हैं, उनको रगड़ने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। दूसरे देश हंस रहे हैं हम पे। जहां जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें पहुंच रही है, लोग आश्चर्य कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी से कहूंगा, अगर मोहन यादव जी आपके बस का नहीं है तो ये कार्रवाई करें ऐसे लोगों पे, क्योंकि हमारी कार्रवाई फिर गैर संवैधानिक हो जाएगी, जो कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। इसलिए बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में लगे, इस मांग को लेके हम लोग निकले हैं नागपुर से। संकल्प यात्रा के माध्यम से संकल्प लेके दीक्षा भूमि गए थे बाबा साहब की, वहां पे हम लोगों ने संकल्प लिया, शपथ ली। कई लोग कह रहे हैं आप धर्म परिवर्तन करके आ गए। नहीं भाई, हिंदू धर्म में जन्मे हैं, बाबा साहब ने भी जिस धर्म में जन्मे पहले उस धर्म को सुधारने की कोशिश की थी, मैं भी वही कर रहा हूं। बेहतर है कि सुधर जाए, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है मैं जानता हूं, क्योंकि इस धर्म को तो जानबूझ के जकड़ के उन जंजीरों में उन लोगों ने रखा है जिनसे 3% लोग 97% लोगों पर राज कर सके। ध्यान रखना, 97 में कई आते हो अनारक्षित वर्ग के मूंछों पे ताव देते घूम रहे हो, फर्जी क्षत्रिय बने, कई आते हो, तुम सबका भी शोषण हो रहा है। और उन 3% की आबादी में भी 1% लोग शोषण कर रहे हैं, 2% उनमें से भी शोषण हो रहा है। इस बात को भी ध्यान रखना। मैं किसी जाति वर्ग वर्ण किसी का विरोधी नहीं हूं, वर्ण व्यवस्था का विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं, मनु का विरोधी हूं, मनुस्मृति का विरोधी हूं, मनु विधान का विरोधी हूं, 1,00,000% विरोधी हूं। मानवता का पक्षधर हूं। मानवता मेरा धर्म है, मानवता मेरी सोच है, और मेरी ताकत मेरा संविधान है। इसलिए मेरे लिए मेरे माई बाप बाबा साहब अम्बेडकर है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों कि संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, पहला चरण समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। नागपुर में महाराष्ट्र के लोग, नागपुर के लोग जो आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र की भी सीमा में कई जगह कार्यक्रम हुए, 3-4 जगह, उन सबको भी साथियों को धन्यवाद। फिर पांडुरना में, बैतूल में, शाहपुर में, इटारसी में, नर्मदापुरम में, जहां जहां भी कार्यक्रम हुए, उन सब साथियों को धन्यवाद। कार्यक्रम सफल हुआ, यात्रा का पहला चरण सफल हुआ, लेकिन यात्रा का दूसरा चरण हम करने जा रहे हैं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में। जब तक परम आदरणीय बाबा साहब की, ये देखिए स्टेच्यू, ये लेके आया हूं मैं, ये है हमारे सबके माई बाप, ये बाबा साहब को लेके आया हूं सांकेतिक रूप से, इस रूप में कि बाबा साहब आपको लेके जा रहे हैं और हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर आपकी मूर्ति की स्थापना करेंगे, जो ग्वालियर में बन के रखी है। और उसी चबूतरे पे, उसी स्ट्रक्चर पे, जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के मनसा रोप रजिस्ट्रार के ऑर्डर पे बनाई गई थी, जिसको टेक्निकलिटी में बिल्डिंग की परमिशन के नाम से लटका के रखा है मनुवादियों ने। लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर लगा के रहेंगे। इसके लिए हमने शपथ ली है, हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेके निकले। और दूसरा चरण फिर शुरू करने जा रहे हैं 14 तारीख से, 14 फरवरी से भोपाल से। और ये यात्रा भोपाल में कम से कम 6-7 सभाएं करेगी, 14 और 15 में। 16 को निकलेगी यहां से राजगढ़ तक, अनेक जगह सभाएं करेगी, ब्यावरा तक। फिर ब्यावरा से हम जाएंगे गुना की तरफ, बीच में राधोगढ़ भी जाएंगे, हारौन भी जाएंगे। जयवर्धन, मेरे आने के पहले माफी मांग लो आप उन पिछड़े वर्ग के लोगों से। मैं आपकी विधानसभा में आ रहा हूं, शायद 17 तारीख है या क्या तारीख पड़ रही है, संभवतः वो कार्यक्रम जारी हो जाएगा। उसके पहले माफी मांग लीजिए जो यूजीसी बिल का आप विरोध कर रहे थे, उसके लिए जो आपका वीडियो वायरल हुआ है। अदरवाइज जिन लोगों ने आपको वोट दिए वो अब नहीं देंगे, जगा के आएंगे। मांग लेना चाहिए आपको माफी।
हमारी किसी से बुराई भलाई नहीं, लेकिन जो हमारे हक अधिकार खाएगा, जो हमारे लोगों को मूर्ख समझेगा, उससे मेरी दुश्मनी है, उससे मेरी बुराई है। लेकिन वो भी संवैधानिक तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। तो वहां भी पहुंचेंगे, शिवपुरी भी पहुंचेंगे, रास्ते बरकार के होंगे, शिवपुरी से पिछोर तक पहुंचेंगे, पिछोर में बड़ी सभा होगी, उसके बाद आगे जाएंगे, वहां भी सभा होगी, चंदेरी में, मुंगावली में, बीना में, खुरई होते हुए और राहतगढ़ सागर जिले का जो है वहां पे इस दूसरे चरण का समापन होगा। ये दूसरा चरण होगा यात्रा का, और इसका समापन मेरे ख्याल से 20 तारीख के आसपास वहां पे होगा। यहां 14 से शुरू होगी और 20 तारीख को राहतगढ़ में होगा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई विनय रतन सिंह जी से भी समय मांगा है, और समय तो हमने मांगा है इस देश के शोषित वंचितों के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में, सबसे बड़े नेता, और सदन के अंदर बहुत सबसे मुखर आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी। और ये जो दूसरा चरण है ये 20 तारीख को समाप्त होगा, लेकिन फिर तीसरा चरण भी शुरू होगा 1 हफ्ते के गैप के बाद, जो पूरे बुंदेलखंड के टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना भी जा सकते हैं, और निवाड़ी से जाते हुए झांसी, वही झांसी जहां प्रशासन के लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, मैं जा रहा था, अब फिर आ रहा हूं यात्रा लेके, झांसी पहुंचूंगा। ये तीसरा चरण होगा। और चौथा जो चरण होगा जिसकी तारीख 11 है, जो पदयात्रा के रूप में होगा। ये सारे चरण तो गाड़ियों से चल रहे, 25-30 गाड़ी साथ में, 50 गाड़ी साथ में जैसे होते हैं, लोगों का हुजूम होता है साथ में। लेकिन वो जो चौथा चरण होगा, जो निर्णायक चरण होगा, वो 11 मार्च से शुरू होगा दतिया से, और पदयात्रा करेंगे। 70 किलोमीटर ग्वालियर दूर है, 4 दिन तक 70 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, और सड़कों पे लोग बनेंगे नहीं, इतनी बड़ी संख्या में लोग होंगे, और जाके बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने का काम करेंगे। मैं ऐसे लोगों का जवाब देना उचित नहीं समझता जो बाबा साहब का अपमान करते हुए मीडिया में और चर्चा में रहना चाहते हैं। उनकी हैसियत नहीं है, चाहते हैं वो कि मैं जवाब दूं, पर उनकी हैसियत नहीं है कि मैं जवाब दूं। उनका जवाब देने वाले संविधानवादी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और इस संकल्प को लेके हम दीक्षा भूमि नागपुर से निकले हैं और पहुंचेंगे 15 तारीख को मानवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर ग्वालियर, और वही तारीख आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है। वहां पहुंचेंगे और एक ऐतिहासिक काम करेंगे, क्योंकि ग्वालियर बाबा साहब की मूर्ति लगने का जो विषय है वो सिर्फ मूर्ति का विषय नहीं, हमारे हक अधिकार का विषय रह गया। इस बात का विषय बन गया कि इस देश में महापुरुषों का सम्मान रहेगा कि नहीं। इस बात का विषय बन गया कि संविधान के निर्माता का अपमान करके आगे जाके संविधान को भी खत्म करना लोग चाहते हैं, तो हम संविधान को खत्म होने नहीं देंगे और महापुरुषों का अपमान किसी कीमत पर सहेंगे नहीं। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी यही कहा मुझे उस दिन मीटिंग में कोर कमेटी की कि किसी कीमत पे हम महापुरुषों का अपमान नहीं सह सकते, आप जाइए ग्वालियर। इसलिए मैं ग्वालियर पहुंचा था, अब फिर हम ग्वालियर आ रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता भी आएंगे और हम पहुंचेंगे, और हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगवा देंगे। हम संवैधानिक लोग हैं, इसलिए फिर मांग कर रहे हैं मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे कि हम ग्वालियर पहुंचे, उसके पहले समस्या का समाधान करते हुए जो लोग बाबा साहब का अपमान करके और इस विवाद को इतना बढ़ा रहे हैं, उनको एनएसए की कार्रवाई में बंद करके और बाबा साहब की स्टेच्यू खुद ही लगवाने का काम कर दे। हम आपको सम्मानित करने का काम करेंगे, आपको धन्यवाद देने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं लगवाते हैं तो हम मूर्ति तो लगाएंगे, लेकिन आपकी सरकार को भी फिर उखाड़ने का काम करेंगे। इन्हीं सब विषयों को लेकर आपके बीच में आया था। मेरे साथियों, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, हक अधिकारों को समझो। मैं नहीं कहता नहीं कि किसी भगवान को मत मानो, मैं कब कहता हूं, मानो जिसको मानना है। मेरे लिए मेरे भगवान अम्बेडकर है, तुम जिसको मानना चाहते हो मानो, तुम्हारी आस्था से कोई दिक्कत नहीं। अंधविश्वास से दिक्कत है, पाखंड से दिक्कत है, अनपढ़ गंवार रहने से दिक्कत है, तुम्हारे अधिकारों को दूसरा लूट के रोज ले जा रहा है उससे दिक्कत है, आरक्षण तुम्हारा दूसरा खा रहा है उससे दिक्कत है। जिसको 3 रोटी मिलना चाहिए उसको देश के अंदर 90 रोटियां मिल रही है, इससे दिक्कत है। और तुम्हारी रोटियां तो तुमको 90 मिलना चाहिए वो 15 भी नहीं दी जा रही है, इससे दिक्कत है।
इसके प्रति जागरूक हो जाओ मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों। तुम जिस दिन जागरूक हो जाओगे, हमारे 80 भाई तो तैयार बैठे तुमको भाई मानते हुए, तुमसे कंधा मिला के, तुम्हारे साथ राजनीतिक नहीं व्यवहारिक गठजोड़ करते हुए, भाई भाई मानते हुए इस देश में बहुजनों का राज लाने के लिए। बस यही आप सबसे विनती है। अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत पीड़ा हो रही थी यूजीसी के मामले को लेके, बहुत पीड़ा हो रही है ओबीसी आरक्षण के मामले को, बेहद पीड़ा हो रही है बाबा साहब के अपमान को देख के। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। हम हर हाल में अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। बस इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।